निर्तुल्य भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 202 और आज हमारे बीच में है आदरणीय मनोज शर्मा जी। वो आप उससे पूर्व भी 2 ले चुके हैं अपनी कक्षाएं और आज का अपना विषय है पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस, व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता। हम आदरणीय अश्विनी कुमार से निवेदन करते हैं कि आज 2 शब्द आदरणीय मनोज कुमार जी के विषय में कहें। आदरणीय अश्विनी कुमार जी। ओम हरि ओम, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। मैं श्री अरविंद जी का हर दिन शुक्रगुजार ही करता हूँ। आज और शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आप सबसे रूबरू होने का। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज हमारे स्वाध्याय एवं चिंतन या स्वाध्याय एवं सत्संग का 202वां अंक है, जो लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है और ईश्वर की कृपा से आगे चलता ही रहेगा। आज 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 का विषय है व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। और आज के वक्ता हैं हमारे प्यारे जाने पहचाने प्रोफेसर श्री मनोज शर्मा जी। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप पहले भी कई उद्घोष दो उद्घोष अभी अरविंद जी ने बताया ये कर चुके हैं और हम सब मनोज जी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मतलब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इनका प्रेजेंटेशन इतना ही सुंदर होता है जितनी इनकी वाणी से निकले हुए शब्द। अब आप और सबका समय न लेते हुए मैं श्री मनोज शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्घोष प्रारंभ करें। और लगता है आज भी स्क्रीन शेयर है तो अच्छा प्रेजेंटेशन मिलेगा और आज का टॉपिक भी बहुत पर्सनलाइज है और सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। श्री मनोज शर्मा जी, प्लीज। धन्यवाद अश्विनी भाई साहब, आपके आशीर्वचन के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरे जो शब्द बोले, मुझे पता नहीं वास्तव में मैं उनका अधिकारी हूं या नहीं, पर आपका आशीर्वाद का आकांक्षी अवश्य हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत स्वागत। सभी से अनुरोध है कि कमर सीधी करके बैठें और एक बार सहस्वर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में होने वाली इन व्याख्यान मालाओं के संरक्षण के हेतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सहस्वर गायत्री मंत्र एक साथ हम उच्चारित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का एक बार पुनः स्वागत। तो हम इसको थोड़ा सा शुरू में इंटरैक्टिव बना के चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के फॉर्म में, क्योंकि कुछ स्लाइड्स में यदि हम एक दूसरे से संपर्क में रहकर और ये निश्चित करने की हमारी दिशा क्या है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि व्हाट इज एक्सीलेंस। उससे पहले भी एक और प्रश्न है कि आपको इस टॉक से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। मैं ये जानना चाहता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले कि आज की हमारी इस टॉक से, इस बातचीत से, इस व्याख्यान से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो यदि कोई अपनी अपेक्षाओं को शेयर करते हैं तो बड़ी खुशी होगी, जिससे कि हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं है तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत सारी बहुत ग्रेट और बहुत महान आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अपने आप से और अपने इकोसिस्टम से कर सकते हैं। जनरली हम अपने जीवन में अक्सर कुछ ऐसे प्रश्नों का सामना करते हैं, व्हाट इज सक्सेस, who are the people I see are already successful, what makes them successful, how do some people get what they want and others do not, why do good people fail
and bad people succeed. How can I change my current and personal professional situation and position to a better one? How can I take immediate control of my life? How can I shape my future and destiny? How can I become successful? How do I get more of what I want and less of what I do not want? अक्सर हम अपने आप से और काफी लोगों से जब बातचीत करते हैं तो ऐसे ही प्रश्नों का सामना करते हैं। तो ये प्रश्न हमारे सामने हैं। इन प्रश्नों का हम अपनी आज के बातचीत जो कर रहे हैं उसमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, परंतु इससे पहले कुछ और प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये प्रश्नों को पूछने से पहले, ये मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट होल्ड्स बैक यू बैक, आपको कौन रोकता है उत्कृष्टता हासिल करने के लिए? क्या आपके बिलीफ इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, रिलेशनशिप विद अदर पीपल, नॉट नोइंग व्हाट यू वांट, डू नॉट नो हाउ टू चेंज, कैन नॉट गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स? आई नो कि हैबिट्स से मुझे मुझे मेरी हैबिट्स ने मुझे रोका हुआ है, इम्पीडिमेंट्स पैदा कर रही हैं, परंतु मैं उनको बदल नहीं पा रहा हूं। कुछ और भी ऐसे ही प्रश्न हैं। क्या आप अपने पोटेंशियल को जानते हैं? डू यू नो योर पोटेंशियल? डू यू एवर चैलेंज योर बिलीफ एंड वैल्यूज? जो आपने अपने विश्वास और अपने मान्यताओं को बना रखा है, क्या कभी आपने उनको चैलेंज किया है? हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रेक योर कंफर्ट जोन? व्हाई यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स? ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को दूसरों के साथ में, अपने सहपाठियों के, अपने पड़ोसियों के, इनके साथ में हम अपने को कंपेयर करते हैं और फिर उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं? क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? डू यू लव योर सेल्फ? यदि हाँ, तो व्हाट डू यू डू टू लव योर सेल्फ? अगर कोई अपनी इस बात का उत्तर देना चाहे तो मैं विराम ले सकता हूं यहाँ पर। इफ क्या करते हैं आप, अपने आप को प्यार करते हैं? व्हाट फियर्स यू मोस्ट? आपको किस चीज से, किस बात से डर लगता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि परंपरा है, हम व्हाट से शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्सीलेंस? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हम उत्कृष्टता को कैसे परिभाषित करते हैं। Water boils at 212 degrees Fahrenheit. What happens at 230 degrees? It turns to steam. Steam can power a 400-ton locomotive. It can power turbines that can light up an entire city. So just 1 degree separates boiling water from steam. फिर एक प्रश्न आता है, what you will do? Will you put forth the effort to make steam, or are you going to just sit there and watch the pot boil? आप क्या करेंगे? क्या वाटर से स्टीम बनने की जो 1 डिग्री है उसके लिए आप प्रयास करेंगे? A degree of extra effort can be the difference between winning and losing. It can make a world of difference to yourself and the organization you work. So आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और आपके व्यवसायिक जीवन में भी ये 1 डिग्री का डिफरेंस उत्कृष्टता और ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। Achieving excellence is a part of nature. All species in the nature, they prove
their worth to survive, should show they are better, smarter than others. And Darwin called this as a survival of the fittest. So those who survive in all the adverse circumstances. Humans have always tried to excel in art, war and sports. मनुष्य ने बहुत उन्नति की है और कला के, युद्ध के और खेल के क्षेत्रों में अपने एक्सीलेंस को स्थापित किया है और शो किया है. Excellence in work and life or competition in work and life is a choice. So हम अपने जीवन में अपने काम और अपने जीवन, अपने जो हमारा पारिवारिक जीवन है और हमारा जो व्यावसायिक जीवन है, उसके बीच में हम एक्सीलेंस करना चाहते हैं या हम सिर्फ कंपटीशन करके जीना चाहते हैं. ये हमारी चॉइस है. तो हम क्या करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है? You can live your life by all means if you simply avoid two things in your life: comparing and expectation. So when you compare yourself with others, you literally insult yourself. The fundamental rule is no expectation, no disappointment. Comparison is an act of violence against the self. अपने आप के विरुद्ध एक कंपैरिजन करना एक वायलेंट एक्ट है. Because comparison is a very foolish attitude. Each person is unique and incomparable. So thereby the question is how you compare to others and why you compare yourself to others. Who you were yesterday, if you compare that with yourself, you will be excelling day in and day out. तो आइए इस जर्नी को कैसे देखते हैं. तो हमारी अपनी जिंदगी की शुरुआत में जब हम देखते हैं कि व्हाट इज लाइफ, हाउ वी डिफाइन लाइफ. सो लाइफ इज ए जर्नी बिटवीन बर्थ एंड डेथ. सो इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन बी एंड डी के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो सफर है, बीच की जो जर्नी है, दैट इज लाइफ. नाउ आवर लाइफ इज कांस्टेंट जर्नी कंटिन्यूअसली फ्रॉम बर्थ टू डेथ. एवरी मोमेंट इट चेंजेस. Now the letter C between B and D makes a lot of difference in our life. So the question again comes, what is C? What is C? C is change. लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये जो डाइस है, इसमें C और G के बीच में एक टसल है, जैसे कि कौन सा दौड़ है कि कौन आना चाहता है. तो ये जो C है, ये चेंज है या चांस है? और अगर ये चेंज है तो मैं अपॉर्चुनिटी देता हूं कि ये जो चेंज हो रही है, ये बाय चांस हो रही है या बाय चॉइस हो रही है. अगर आपके जीवन में ये बी से डी की जर्नी, जो यात्रा है, ये एक चेंज है, ये परिवर्तन की तरह से आप इसे देखते हैं, तो ये परिवर्तन अपने आप हो रहा है, बाय चांस हो रहा है या बाय आपकी चॉइस के अनुसार हो रहा है. तो इसे आगे बढ़ने से पहले मैं पुनः आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आर यू हियर बाय चांस और बाय योर चॉइस? आप इस सेमिनार में, इस वेबिनार में आज अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से मौजूद हैं या बाय चांस एक ऐसा अचानक से संयोग बन गया कि अरविंद भाई साहब का फोन आया, वागीश भाई साहब ने आपको प्रेरित किया या उन्होंने आपको जो है कंपेल किया कि आप इस वेबिनार को ज्वाइन करें, या आप अपनी चॉइस से यहाँ पर? जी वागीश जी. बाय चॉइस. बाय चॉइस. वंडरफुल, वंडरफुल. कालरा साहब का प्रश्न है, कालरा साहब का उत्तर है बाय चॉइस. सो यस, हमने भी बाय चॉइस ही भेजा है. जी जी बाय चॉइस. जी देवऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं अपनी चॉइस के अनुसार. यानी कि कोई ऐसा कुछ, तो अपनी जर्नी को हम अपनी चॉइस के अनुसार बना सकते हैं. तो सबसे पहली जो सबसे इस उत्कृष्टता के सिद्धांत की तरफ बढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपनी चॉइस के बारे में जानना होगा. हम अपने जीवन में क्या क्या चुनाव करते हैं. व्हाट इज माय चॉइस?
सो हमें अपनी चॉइसेस के बारे में जानना है। सो चॉइसेस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, पास का फायदा दूर का नुकसान, पास का नुकसान दूर का फायदा, क्या हम चॉइस करते हैं अपने जीवन में? फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम बी टू डी, व्हाट इज माय चॉइस? Long term. इसमें तो इसमें तो इसमें ये है, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, डिफरेंट जी डिफरेंट जी लेवल्स होते हैं। जी तो देव मेरा जी मेरा अलग हो बिल्कुल। सकता है, आपका शायद व्हेन यू वर यूथ, जो आपका शायद और कुछ होगा। तो हर एक का अपना अपना एक पैशन होता है, अपना अपना डीएनए होता है, तो उसके बिल्कुल, मुताबिक भी चॉइस होती है। तो बहुत ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने पहले आपसे कहा कि मैं अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन क्यों करता हूं, इसका मतलब मेरी बिल्कुल। बात सही थी। हाँ जी, क्योंकि वही आ गया, क्योंकि वही हाँ, बात आ क्योंकि गई। सब चीज जब सबकी अलग अलग है, तो मैं अपनी एक्सीलेंस की तरफ बात करूं, अपनी उत्कृष्टता की तरफ बढ़ूं, रादर देन कंपैरिजन करने की। तो मैंने तो वही चाहा था, जो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी करूँ वो है, वो मेरे बराबर कोई ना हो, बस। जी, तो जो भी करूँ, दूसरी जो भी करूँ दूसरी लाइफ में, दूसरी मेरी चॉइस क्या है? क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। मैं Quality. वो तो नीड है, दैट इज नीड बेस्ड। भाई आपकी इच्छा क्या है, आपकी उड़ान कितनी ऊपर है, और आपकी इच्छा कितनी है। शॉर्ट टर्म इच्छा क्या है, नीड क्या है, और लॉन्ग टर्म आपकी उड़ान कितनी ऊंची है। वो खत्म हो गई जी। अब दूसरी बात है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। आप Quality. 11 श्रोणी, क्वांटिटेटिव तो कोई लिमिट नहीं, जैसे अंबानी, मुकेश अंबानी की कोई लिमिट नहीं है, वो तो किए जा रहा है। तो उसके लिए कोई टारगेट फिक्स नहीं किया कि मैं 100 बिलियन पे बंद हो जाऊंगा। देव जी, मैं यहाँ पर मुकेश अंबानी की एक्सीलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की एक्सीलेंस की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी और अपनी एक्सीलेंस की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ हम तो पर, हाँ, हैप्पीनेस चाहते हैं, ये मन मन बाहर से अंदर से आनंद होए, जीवन में आनंद आए, बस। तो It's quality. इसीलिए मुझे अपने चुनाव देखने पड़ेंगे कि मैं क्या चुन रहा हूँ। क्योंकि आनंद जो चाहिए मेरा सर, मेरा जो आनंद। आउटपुट है, मेरे आनंद चाहने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन करता क्या हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो उसको उसी के मुताबिक। उसके लिए हम आज ये बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। और तीसरी चॉइस है मेरी बेनिफिशियल वर्सेस प्लेजरेबल, श्रेय वर्सेस प्रेय। यहाँ पर ये कठोपनिषद के अंदर जो हमारे इसी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कठोपनिषद की काफी चर्चा हो चुकी है, और वहां पर श्रेय और प्रेय के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। तो हमें श्रेय क्या है, और हमें श्रेयस्कर करना चाहिए या प्रेयस्कर करना चाहिए? जो मेरी इंद्रियों को लुभाता है, प्लेजरेबल है, क्या मुझे वो करना चाहिए? क्या वो मेरी चॉइस है? क्या मैं, अगर, अब प्रश्न ये आता है गलत और सही का। नो, मैं यहाँ पर गलत और सही के लिए नहीं कोई डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा देव जी ने भी कहा कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो जैसे जिसकी चॉइस है, उसका परिणाम वैसा ही है होता। हमारी जो एक्सीलेंस की में रुकावट कहाँ आती है, हमारी जो आउटपुट है उसमें रुकावट कहाँ आती है, कि मेरा इनपुट तो कुछ और है, लेकिन मैं आउटपुट कुछ और चाहता हूं। जब मुझे आनंद चाहिए, तो मुझे आनंद के अनुसार अपना इनपुट डालना पड़ेगा। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं अपने पड़ोसी से, वो आनंद में जी रहा है, लेकिन उसके इनपुट को नहीं देख रहा हूं। तो मैं अपने इनपुट तो मेरा कुछ और है, लेकिन आनंद में दूसरों की तरह चाहता हूं। तो वो कंपैरिजन जो है, वो मुझे एक्सीलेंस की तरफ नहीं ले जाता। मेरा रोल मॉडल कौन है, मैं किसको अपना रोल मॉडल बना के जी रहा हूं? एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। दो भाई थे, और दोनों भाई जो थे, एक जो है वो किसी सिक्योरिटी गेट के ऊपर किसी सोसाइटी की सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी गार्ड था, और दूसरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों से अलग अलग पूछा गया कि आपका रोल मॉडल कौन है। इत्तेफाक से दोनों ने ही अपने रोल मॉडल को बताया कि मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं। पूछने वाले को बड़ा ताज्जुब हुआ कि पिताजी अगर रोल मॉडल हैं, तो एक व्यक्ति इतनी ऊंची अपनी व्यावसायिक स्थिति में कितनी इतनी ऊंची स्थिति में कैसे है, और दूसरा इतना नीचा कैसे है? तो उन्होंने जब गार्ड वाले भाई से बात करी, तो उसने बताया कि मेरे पिता जो थे, एक गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, और वो एक शराबी थे। वो शाम को शराब पी के आते थे, घर में सबको मारते थे, गाली गलौज करते थे। और मुझे जो है वो मुझे मेरी माँ, और मुझे और मेरे भाई को मेरी माँ भोजन करने के लिए किचन में ले जाती थी, वहीं पर सुला देती थी, और अलग से कुछ काम करके दोनों को स्कूल भेजती थी पढ़ाने के लिए। हम पढ़ने जाते थे, वहां पे पढ़ के आते थे, और माँ के पास से हमने जो है जो भी कुछ सीखा, वो इस तरह से सीखा
तो मैं एक शराबी के बेटे से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? मेरा पिताजी भी गार्ड थे, मैं भी गार्ड हूँ, वो भी शराबी थे, मैं भी शराबी हूँ, वो भी मारते थे, मैं भी मारता हूँ। जब जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल इसलिए हैं कि सेम स्टोरी उसने बताई, लेकिन उसने बाद में जो जोड़ा, उसने ये जोड़ा कि मैं इस स्थिति से निकलना चाहता था और मैं हमेशा अपने आप से ये बात करता था कि मुझे इस स्थिति से निकलना है और ये स्थिति अच्छी नहीं है। पिताजी जो कर रहे हैं वो स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और हमें और अपने परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालना है। तो मैंने उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए, मेरी माँ ने जब मुझे पढ़ने के लिए भेजा तो मैंने कुछ समय तक उन पैसों से पढ़ा और उसके बाद में फिर मैंने ट्यूशन करने शुरू किए जिससे कि मैं हायर स्टडीज में जा सकूं। मैं ट्यूशन करता था और पढ़ता था, इस तरीके से मैं इस लेवल तक पहुंच गया। इस कहानी के अंदर अपनी चॉइस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, परंतु साथ में एक और चीज पता चलती है कि जब हम रोल मॉडल की चॉइस करते हैं तो उन दोनों ही भाइयों ने अपने पिता को रोल मॉडल बताया और एक ने अपने अच्छे सेंस में और एक ने बुरे सेंस में, परंतु दोनों में से किसी ने भी अपनी माँ को रोल मॉडल नहीं बताया, जिसके प्रयास से, जिसके साथ में, अथक प्रयासों के साथ में वो दोनों इस स्थिति तक पहुंचे थे। तो ये हमें दोबारा से अपनी चॉइस को चूज करना होगा। तो ये हमारी चॉइस कैसे बनती है और हमारी चॉइस में हमारी जो व्यक्तित्व कैसे पनपता है उसके बारे में हम एक मैथमेटिकल मॉडल के साथ में बात करते हैं। मनोज जी सॉरी टू, अब देखिए आपकी खिड़की खुली हुई होगी, साउंड आ रही है आपके बैकग्राउंड से ना, जरा अपनी खिड़की चेक कर लिए, कहीं से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है थोड़ी हल्की हल्की। एक्चुअली भाई साहब मेरी खिड़की तो बंद है, परंतु एक मेरे जो बराबर पास में जो एक वो कम्युनिटी पार्क है उसमें एक शादी है, तो वहाँ बहुत जोर से माइक बज रहा है, तो मैंने जितना भी मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको बंद करने का, वो उससे ज्यादा हो नहीं पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आशा है कुछ नहीं ठीक है, अब ठीक हो गई। हाँ ओके। सो ये एक छोटा सा है कि हमारी जो प्रेजेंट पर्सनालिटी है, जो भी हम आज हमारा व्यक्तित्व है वो कैसे बना, इट इज ए फंक्शन ऑफ आवर n नंबर ऑफ आवर चॉइसेस विच वी मेड इन द पास्ट। सो मैथमेटिकली अगर हम इसको करें तो पर्सनालिटी एट टाइम t इज ए फंक्शन ऑफ आवर चॉइसेस n नंबर ऑफ चॉइसेस विच वी मेड इन द पास्ट t-1। तो अगर आप सब लोग इस इक्वेशन से सहमत हैं, अगर आप ये मानते हैं कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, हमारा व्यक्तित्व ऐसे ही बनता है हमारी चॉइस के साथ में, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरी ये वाली इक्वेशन भी सही होनी चाहिए कि मेरी आने वाले समय में जो मेरी व्यक्तित्व बनेगा, जो मेरी पर्सनैलिटी बनेगी, वो भी मेरी आज जो मैं n नंबर ऑफ चॉइसेस बनाऊंगा उसके अनुसार बनेगी। तो मेरी जो पर्सनैलिटी t+1 यानी आने वाले टाइम में बनेगी, वो मेरी आज की चॉइसेस, जो आज प्रेजेंट टी टाइम में मैं चॉइसेस बना रहा हूं, अपनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्रेयस्कर, श्रेयस्कर, रोल मॉडल, इन सब के बेस पे मेरी पर्सनैलिटी बन के आएगी। तो अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरी चॉइसेस कैसे बनती हैं। माई चॉइस इज ए फंक्शन ऑफ माई एटीट्यूड। मेरे दृष्टिकोण से मैं अपने चुनाव करता हूं। जैसा कि देव जी ने भी कहा कि यह इंडिविजुअल का मैटर है, यस ये इंडिविजुअल का मैटर है, और ये इंडिविजुअल के एटीट्यूड का, उसके दृष्टिकोण का मैटर है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से वो अपनी चुनाव करता है। और ये एटीट्यूड किसी व्यक्ति के अंदर कैसे पनपता है, ये एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है। द एटीट्यूड इज ए फंक्शन ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ्स आर द promised लैंड, दे क्रिएट अवर promised लैंड। ये हमारे अंदर, हमारा जो विश्वास है, ये हमारे अंदर एक धारणा को जन्म देते हैं। और बिलीफ इज ए फंक्शन ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम। हमारी मान्यताएं जो हैं वो हमारे विश्वास को जन्म देती हैं, और जब हम विश्वास और अपने बिलीफ को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन से, इनके जुड़ाव से जो है हमारा दृष्टिकोण पैदा होता है। अब ये जो दृष्टिकोण है हमारा, ये जो मॉडल यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में और डिटेल के अंदर भगवत गीता के 13वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक के अंदर भी श्री कृष्ण केशव ने कुछ इसी तरह से इसको
दर्शाया है और बताया है। तो हमारा जो ये बिल्कुल इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, हमारे विचार जिस हमारे इनपुट हैं, और जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में डिफाइन किया है, 24 तत्वों से बनी हुई जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, उसके अनुसार उसमें जब ये प्रोसेस होते हैं हमारे विचार, हमारे इमोशंस, तो जाके फिर हमारी ये पर्सनैलिटी बाहर आती है। और ये जो पर्सनैलिटी हमारी बनती है, ये पर्सनैलिटी अल्टीमेटली निश्चित करती है कि हम अपनी किस तरीके से अपने यहाँ पर मैं एक बात जो देव जी के डिस्कशन के साथ में बात आई थी, उसके साथ में मैं एक और पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि रिपीटेडली डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज ए शेयर स्टूपिडिटी। तो यदि आप एक निश्चित तरीके का आउटपुट चाहते हैं, तो आपको उसके अनुसार उसी निश्चित तरीके के इनपुट्स उसके अंदर डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लगभग कांस्टेंट है। तो उसके अंदर बहुत कम स्कोप है कि हम उस अपनी फील्ड ऑफ एक्टिविटी को बदल सकते हैं, परंतु हमारे पास पूरा स्कोप है कि हम अपनी आउटपुट के अकॉर्डिंग हम अपने इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये व्हाट इज एक्सीलेंस, इसके बारे में कुछ ऋषियों के और कुछ महात्माओं के और बुद्धिजीवियों के विचार मैं यहाँ रखना चाहूंगा। सबसे पहले महर्षि अरविंद का ये कथन, एवरीवन हैज इन हिम समथिंग डिवाइन, समथिंग हिज ओन, ए चांस ऑफ परफेक्शन एंड स्ट्रेंथ इज हाउएवर स्मॉल अफेयर which God offers him to take or refuse. The task is to find it, develop it and use it. This is excellence. यानी कि कोई व्यक्ति अपने किसी भी, उसको भगवान ने किसी भी कर्म में रखा है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, लेकिन उसके अंदर एक डिवाइन स्ट्रेंथ अवेलेबल है, उसे खोजना है और उस खोजने के बाद में उसके अंदर उसको डेवलप करना है। उसका यही काम है और यही उसको एक्सीलेंस की तरफ ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। मनुष्य के अंदर जो देवत्व का उदय करना है, उसकी नेचर को कंट्रोल करके, वो नेचर कैसे कंट्रोल करनी है, एक्सटर्नली और इंटरनली। यानी कि हम अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल नेचर को कंट्रोल करके अपने अंदर डिविनिटी को जन्म दे सकते हैं, डिविनिटी को बढ़ा सकते हैं, डिविनिटी को अपनी उत्कृष्टता की तरफ ले जा सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैन डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी चीजें ही करें, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को भी अच्छे तरीके से करते हैं तो भी आप एक्सीलेंस की तरफ अग्रसर हैं। एक्सीलेंस इज नॉट ए स्किल, इट इज एक्चुअली एन एटीट्यूड। उत्कृष्टता का मतलब क्या है? एक्सीलेंस मीन्स व्हेन ए मैन और ए वुमन आस्क हिमसेल्फ मोर देन अदर्स डू, जो दूसरे कर रहे हैं उससे मैं कुछ ज्यादा कर सकता हूं। यानी अगर मेरा इनपुट 100% है और आउटपुट भी 100% है, तो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक्सीलेंट बनना चाहता हूं या एक्सीलेंस अचीव करना चाहता हूं, तो क्या होना चाहिए कि मेरा इनपुट यदि 100 है तो मेरा आउटपुट 101 होना चाहिए, 102 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। मींस द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मेक्स मी एक्सीलेंट। तो मैं अपने आप से यही प्रश्न करता हूं कि क्या मेरे रिसोर्सेज पर्याप्त हैं? तो अक्सर मैं आके रिसोर्सेज पे रुक जाता हूं कि मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इस काम को कर सकूं या मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी सी स्लाइड है जो ये बता रही है कि इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू यूज देम, इट विल नेवर बी एनफ। ये जो व्यक्ति हैं, इनके पास इतने सारे स्टेयर्स अवेलेबल हैं और जब इनको दीवार के बाहर देखना है तो इनको पता नहीं कि उसका कैसे उपयोग किया जाए। तो रिसोर्सेज हमारे लिए कभी भी कारण नहीं बन सकते हमें एक्सीलेंस अचीव ना कर पाने का। हम कम रिसोर्सेज में भी एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। अगला उदाहरण मैं यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ सुभाषिनी मिस्त्री का। इनको आप जानते हैं, 2018 की पद्मश्री विजेता सुहासिनी मिस्त्री।
इनके पास क्या रिसोर्सेज थे? एक वेजिटेबल वेंडर जिनके पति की मृत्यु एक 23 साल की उम्र में हो गई, जिनके पास 4 बच्चे थे, पूरा पेट भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, सब इतने रिसोर्सेज नहीं थे, परंतु इन्होंने क्या किया कि इनके पति की मृत्यु का कारण ढूंढा। मृत्यु का कारण था गांव में अस्पताल का ना होना, क्योंकि उनके पति को अस्पताल के लिए बहुत दूर ले जाना पड़ा और जहां रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने ये प्रण किया कि मैं अपने गांव में एक अस्पताल बनाऊंगी। कोई भी रिसोर्सेज इनके आड़े नहीं आया और इन्होंने एक अस्पताल अपने गांव में बनाया। अरे what excellence achieved by सुहासिनी मिस्त्री। ये एक कहानी है, एक जो भुट्टे कॉर्न उगाते हैं अपने खेतों में। ये कुछ फार्मर्स हैं जो कॉर्न उगाते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार का कॉर्न ये अपने खेतों में पैदा करते हैं। सो इस विलेज के अंदर, इस गांव के अंदर ये कॉर्न फार्मर्स की एक कम्युनिटी है। इन फार्मर्स ने ये विशेष प्रकार के कॉर्न उगाए और एक इनमें कॉर्न ग्रोवर थे, उन्होंने उनको एक लगातार 4 साल तक उनको फर्स्ट अवार्ड मिला। तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या कारण है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ही वांट टू डिस्कवर, एंड इन्होंने बताया कि द फार्मर शेयर्ड हिज सीड कॉर्न विद हिज नेबर्स। ये जो फार्मर हैं ये अपने जो बीज ये अपने खेत में यूज करते थे, यही बीज वो अपने सारे के सारे नेबर्स को उगाने के लिए देते थे। कभी भी इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि अगर मैं अपने बीज, अपने जो उत्कृष्ट क्वालिटी के बीज हैं वह अपने पड़ोसियों को उगाने के लिए दूंगा तो उनकी कॉर्न भी इतनी ही अच्छी होगी और कल वो भी विजेता बन सकते हैं, या कल को वो भी ये गिफ्ट जीत सकते हैं, या ये इसको वो जीत सकते हैं। तो इन्होंने इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते थे, तो उन्होंने कहा कि हाउ अफोर्ड यू डू शेयर द बेस्ट सीड टू योर नेबर्स। तो उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि द विंड पिक्स अप पोलेन फ्रॉम द राइपिंग कॉर्न एंड स्विल्स इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। यानी कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो खेतों से उड़ने वाले बीज एक खेत से दूसरे खेत तक जाकर गिरते हैं। तो यदि मेरे पड़ोसियों के खेतों में निकृष्ट क्वालिटी के बीज होंगे तो वो मेरी फसल को भी खराब कर देंगे, इसलिए यदि वो मेरी ही क्वालिटी के बीज बोएंगे तो उस विंड से मेरे को कोई नुकसान पैदा नहीं होगा। तो उस विश्वास के साथ उन्होंने हमेशा, कोई कंपटीशन दिमाग में नहीं था, एक सहकारिता का भाव, द वेलफेयर ऑफ ईच इज विद द वेलफेयर ऑफ ऑल। यानी अल्टीमेटली भारतीय संस्कृति के 2 मूलभूत सिद्धांत, वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु, उन दोनों के साथ में चलते हुए उन्हें अपनी एक्सीलेंस को अचीव किया। यहाँ पर एक बार फिर से वही बात आती है कि मेरे रिसोर्सेज, मेरा कंपटीशन, मेरा कंपैरिजन मुझे एक्सीलेंट बनने से नहीं रोकता। बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो एक गैस के गुब्बारे वाला अक्सर हमारे सामने होता था, और हम कई बार उससे, वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए क्या करता था कि कोई एक गुब्बारे को थ्रेड्स को रिलीज कर देता था और गुब्बारा ऊपर चला जाता था और हम सब बच्चे तालियां बजाते थे। ऐसे ही जब एक बार उसने येलो, ग्रीन और ब्लू गुब्बारे को छोड़ा तो एक बच्चे ने आके उससे पूछा कि अंकल, इफ यू रिलीज दिस ब्लैक बैलून will it also go up? So the answer of this balloon seller was that it is not the color of the balloon but what is inside the balloon that makes the balloon goes up. तो आनंद की खोज हम कर रहे हैं, आनंद हमारे अंदर ही मौजूद है। मुझे आनंद प्राप्त करना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, मुझे happiness is my goal, it is available within me. एक और आपके साथ में मैं एक और स्टोरी, एक और कहानी शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि ईगल जो होता है वो बहुत एक बड़ा पक्षी होता है, वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है और वो अक्सर अपने घोंसले भी पहाड़ों के ऊपर ही बनाता है, नीची जगहों पर नहीं बनाता।
परंतु ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक ईगल का ईगलेट जो था, यानी उसका जो एग था, वो किसी भूकंप के कारण उस पहाड़ से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया और एक चिकन के घर में, चिकन के नेस्ट में आके गिर गया। सो एक दिन क्या हुआ कि जब चिकन ने उसको हैचिंग कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो ईगलेट था तो उसके अंदर से एक ईगल बॉर्न हुआ। अब ईगल जब बॉर्न हुआ तो लेकिन उसका जो इकोसिस्टम था जहां वो रह रहा था, वो रह रहा था चिकन्स के बीच में। तो क्योंकि वो उसका जो एनवायरमेंट था, वो एनवायरमेंट चिकन्स के साथ में रहने से वो अपने आप को चिकन महसूस करता था। वो क्या महसूस करता था कि मैं चिकन हूं। एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने मुडेर पे बैठा हुआ था तो उसने आकाश में उड़ता हुआ ईगल देखा। उसने इस ईगलेट ने, इस छोटे ईगल ने चिकन से पूछा कि ये कौन है। तो चिकन ने हंसते हुए उससे कहा कि अरे तुम नहीं जानते ये कौन है, संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है ये, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो चिकन हो। एंड ही स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम ए चिकन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यू कैन नॉट सोर अप टू दैट लेवल। सो हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमें क्या कह रहा है कि इवन दो आई वॉज बॉर्न टू विन बट आई एम कंडीशन टू लूज। यानी मुझे एक्सीलेंट बनने से कौन रोक रहा है। जैसा कि हमने पीछे इक्वेशंस में देखा, मेरा बिलीफ, मेरी मान्यताएं, मेरा मेरा एटीट्यूड, वो मुझे, मैं उस परमात्मा का सबसे शक्तिशाली, सबसे हिम्मत वाला पुत्र हूं, सबसे शक्तिशाली पुत्र हूं। परंतु मैं, आई एम कंडीशनड टू लूज either because of my environment, because of my ecosystem, because of my thought process, because of my belief system, because of my value system. एक और प्रकृति की अनोखी देन है बम्बल बी। एरोडायनामिक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिस बम्बल बी कैन नेवर बी फ्लाई because there is not a constant proportion between its wings and its body. Its wings are very, very small in comparison to its body. So the aerodynamically, the principle says that it cannot fly. But the fact is that it continue flying, flying and flying. Perhaps he has not attended any class of aerodynamics where it was taught that because of disproportion in the wings and the body, you cannot fly. So his value system, his belief system is not there that I cannot do this. And that is why he is flying. So what is excellence? Is a decision practiced daily to the point of a habit. जब हम उस एक्सीलेंस को इस पॉइंट तक पहुंचा देते हैं कि वो हमारी हैबिट में आ जाए, देन वी, सो व्हाट इज, ये मुझे चाहिए, इसका आंसर मैं जानना चाहता हूं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, practice makes a man perfect. Wonderful, sir, wonderful. But I don't agree with this. मुझे ये बदलना होगा, इस विश्वास को चेंज करना होगा। Practitioner, he becomes a practitioner. Practice never makes a man perfect. It only makes my habit permanent. मैं जिस काम को मैं बार बार करूंगा तो मैं वो मेरी आदत में शामिल हो जाएगा, और अगर मैं अच्छी प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी अच्छी आदतें बनेंगी, और उन अच्छी आदतों की वजह से मैं एक्सीलेंस अचीव कर सकता हूं। So you will never change your habits, you will never change your life, you can never achieve your goal unless and until you do small things daily to the point of your habit. So ultimately, habit is the key to success. How to do that? How to do that? How to develop those habits? This is the remaining part of my presentation. A positive attitude towards life is to be adopted in each and every approach, which help in work management and perfection. Lifestyle, a way of life which leads to body-mind harmony with skill in all its actions. Adopting techniques and procedures which can achieve excellence. तो
मेरी लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? एक्सीलेंस में मुझे अचीव करना है, परंतु आदतें मुझे रोक रही हैं, बिलीफ सिस्टम मुझे रोक रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? मेरी सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वर्स्ट बैटल इज बिटवीन माई व्हाट आई नो एंड व्हाट आई फील। मेरा कॉन्शियस माइंड कहता है आई कैन अचीव, बट सबकॉन्शियस कहता है नो यू कैन नॉट, बिकॉज दबा हुआ जो बिलीफ सिस्टम है वो ये कहता है नो यू कैन। तो मेरे जो थॉट हैं, मेरे जो इमोशंस हैं, देर आर 3 H। 1 H इज हर्ट, जहां से मेरे इमोशंस, भावनाएं जन्म लेती हैं। सेकंड इज हेड, जहां पर मेरे विचार जन्म लेते हैं। थर्ड हैंड, जहां से मैं कर्म करता हूं। इन तीनों के बीच में कोई हार्मनी नहीं है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है? इस हार्मनी को मुझे क्रिएट करना है, और इस हार्मनी को क्रिएट करना है टू द पॉइंट ऑफ माई हैबिट। अगर इन तीनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है, जो मेरी डेली रूटीन, मेरी आदतों में शामिल हो जाती है, तो डेफिनेटली कार्ल जूंग कहते हैं दैट विल गिव यू एक्सीलेंस। कार्ल जूंग एक पाश्चात्य संस्कृति में एक बहुत ही गहरे विचारक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। So we have to accept this disharmony, and we have to make this harmony. Condemnation does not liberate, it oppresses. हम किसी की निंदा करते हैं तो वो सप्रेस करता है, और अब कई बार हम अपनी भी खुद निंदा करते हैं, तो कई बार उस निंदा के कारण ही हम उस उत्कृष्टता की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपने अंदर विश्वास पैदा करना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है, अपने आप से प्यार करना है। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज इट इज। मैं कम नहीं हूं। वाई आई एम कंपेयरिंग अदर्स? That's why again my question is, comparison makes me or hampers or impede my excellence. The greatest, this is one of the quote from the mind and heart. This is only the lowest difference is the 14 inches, so that we have to decide, and we have to create a harmony between heart and mind. So that is why it is said, follow your heart but take your brain with you. Always take your brain together. सो दिल और दिमाग की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, और इस लड़ाई के अंदर अगर हार्मनी पैदा हो जाती है तो मैं एक्सीलेंस अचीव कर सकता हूं। और उसको अचीव करने के लिए मेरे पास क्या है? उसको अचीव करने के लिए कंटेम्पलेटिंग ऑन द डिवाइन वर्च्यूज टू इन्वोकेट डिविनिटी विद इन, यानी कि उपासना। मॉडल बहुत आसान है, उपासना, साधना, आराधना। एब्जॉर्बिंग द डिवाइन एनर्जी, अच्छे विचारों के बीच में रहना, जैसे कि अब हम ये सत्संग कर रहे हैं। ईश्वर के समीप बैठना, ईश्वर के समीप बैठकर उपासना करना, उप प्लस आसन। प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी कि अपने आप को संयमी बनाना। कैसा संयम होना चाहिए? इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम। अब सेल्फ रिफाइनमेंट फॉर एक्वायरिंग डिवाइन वर्च्यूज, जो हमने उपासना में सीखा है उसको साधना में ढालना, यानी कि जो एब्जॉर्ब की है एनर्जी उसको सस्टेन करना। When this sustainability continues, this leads me to आराधना, utilizing this divine energy for the upliftment of others. मैं अपने पास ही यदि स्टोर करके रख लेता हूं तो रुका हुआ पानी जैसे काही बन जाता है। अगर मैं अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को दूसरों के साथ, समाज में, परिवार में नहीं वितरित कर रहा हूं, नहीं उनको दे रहा हूं, तो उसके अंदर एक काही लग जाएगी। और क्लटरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लटरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मेरे वार्डरोब भरे हुए हैं, जूते का जो शू रैक है वो शूज से भरा हुआ है, जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो है मेरे पास। और उन सब के बावजूद भी मेरे पास आनंद नहीं है। तो आनंद को मैं कहां खोजूं? हैप्पीनेस को कहां खोजूं? एक्सीलेंस को कहां खोजूं? और इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिक्लटरिंग की रुकावट कहां पर पैदा होती है? देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन एंट्रोपी। द प्रिंसिपल सेज द path of least resistance. It says that once a structure exists,
एनर्जी मूव्स थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। यानी एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर एनर्जी की बात करें, नदी के फ्लो की बात करें, तो नदी जब बहती है और उसके सामने कोई बड़ा सा पत्थर आ जाता है तो वो अपना समय वेस्ट नहीं करती उस पत्थर को हटाने के लिए, वो वहां से अपना लीस्ट जैसे रेजिस्टेंस जहां पे कम होगा वहां से अपने बहाव को लेके आगे चली जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम वहीं पर रुक जाते हैं। तो बहुत सारे जो इंपीडिमेंट्स हैं उस एनर्जी के फ्लो में, सबसे पहला ग्रीड, द पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, द एनवी रिगार्डिंग अदर्स अचीवमेंट्स, ईगो, जेलेसी, अपनी उपलब्धियों के बारे में ईगो, एंग्विश, संदेह, क्रोध, निराशा, ये सारे इंपीडिमेंट्स मेरे उस डिवाइन एनर्जी को मेरे थ्रू फ्लो करने से मुझे रोकते हैं। ये इस वजह से मैं अपने फुल पोटेंशियल के में होते हुए भी अपने एक्सीलेंस को अचीव नहीं कर पाता। सो डिक्लटरिंग, क्लटरिंग, क्लटरिंग एंड क्लटरिंग, मुझे हटाना है। क्या हटाना है? ये सारे इंपीडिमेंट्स मुझे हटाने हैं। मुझे कैसे हटाने हैं? अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, अपने पैराडाइम को चेंज करना होगा। पैराडाइम क्या है? मेरा पैटर्न, उसके पैराडाइम शिफ्ट मुझे करना होगा। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या है? पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है, देखिए इस तस्वीर के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है व्हाट इज पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट को मुझे कैसे करना है? सभी लोग एक तरफ देख रहे हैं, परंतु इन सबके बीच में ये एक देख रहे हैं आप, ये दूसरी तरफ देख रहे हैं। जो कुछ निरंतर चला जा रहा है, जो कुछ परंपराएं बनी हुई हैं, जो कुछ जैसे मेरा विश्वास गढ़ दिए गए हैं, जो मैंने बचपन से इकोसिस्टम में कर लिया है, क्या उसको कभी मैंने चैलेंज किया है? क्या सही है? मैं ढोता तो जा रहा हूं उसको, पर क्या जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में? क्या इसको ले जाना, क्या इसको करना जरूरी है? ऐसे प्रश्न मैंने कभी अपने आप से नहीं किए हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम परिवर्तन की तरफ उन्मुख नहीं होते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो माय क्वेश्चन इज, फॉर अचीविंग एक्सीलेंस व्हाट इज योर चॉइस? 1, you are here by chance, so you have already answered that you are here by your choice, and that is wonderful. That see, in life the choice, chance and change, these are interrelated, and if the change is with your choice, that choice makes your life wonderful. Make some good choices. It is the choice, not the chance, that determines your destiny. The second question is, seeing is believing or believing is seeing? जो दिखता है वही सच है, या जो मैं विश्वास करता हूं वो मैं देख सकता हूं? क्या मेरा विश्वास, क्या मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे वहां तक ले जाता है? आज ही मैं, शायद अरविंद भाई साहब ने ही वो स्टोरी शेयर की थी या कहीं और से मुझे मिली थी कि एक वो रोप के ऊपर अपने बच्चे को कंधे पे रखकर एक आदमी जो है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक एक रोप को से क्रॉस कर जाता है। तो जब वो क्रॉस कर जाता है तो लोग उसे बड़ी ताली बजाते हैं और उसको पैसा देते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उसने पूछा कि क्या मैं दोबारा कर सकता हूं? तो लोग, अरे क्यों नहीं कर सकते, आपको तो प्रैक्टिस है, आप तो बिल्कुल आपकी आदत में शामिल हो चुका है ये। तो उसने कहा कि आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? कि हाँ, हमें विश्वास है। तो उसने दोबारा पूछा, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं दोबारा यदि रस्सी पे चलूं तो मैं इसको पार कर लूंगा? तो सबने पूरी आवाज के साथ, पूरी आवाम ने, पूरी भीड़ ने कहा कि आप कर सकते हैं। तब उसने उनसे कहा कि लाइए आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं उसको कंधे पर रख के चलूंगा। पूरी भीड़ में से कोई भी अपना बच्चा उसको देने को तैयार नहीं था, जिसे वो अपने कंधे पर बिठाकर उस रस्सी पर उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक चला जाए। तो उसने डिफाइन किया कि आपको मुझ पे विश्वास, आपको विश्वास है, बिलीफ तो है, लेकिन विश्वास नहीं है, यानी भरोसा, ट्रस्ट नहीं है। तो क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो दिखाई देता है वही सच है? आपके कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुनते हैं, क्या उसके पहले और बाद की ध्वनि अस्तित्व में नहीं है? क्या आप
आपका जो पास्ट था वही आपका फ्यूचर होगा? क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यही जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अनुसार ही आप चल पाएंगे? तीसरी चीज में जो मेरा प्रश्न है, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने के लिए जो मैं अपने आप से अक्सर पूछता हूं और हमें पूछना चाहिए, वो क्या है? प्रश्न है कि ये कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से प्रोग्राम दोबारा से शुरू हो गया है। तो प्रश्न है कि फॉर अचीविंग द एक्सीलेंस व्हाट इज माय चॉइस? डू द राइट थिंग्स और डू द थिंग्स राइट? ऑलवेज डू द राइट थिंग्स। चाणक्य कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में, धर्मस्य मूल सुखम, सुख का मूल धर्म है। राइटियसनेस इज द is the is the is the is the is the foundation of getting happiness. Do the right things or do the easy things? Again the answer is do the right things, but that is a different issue altogether, that right things are not easy always to do. यहीं पर मेरी मानसिक क्षमता का पता चलता है, मेरे संकल्पों का पता चलता है। जब अड़चने मेरे सामने आती हैं तो क्या मैं अपना पाथ, अपने संकल्पों को तोड़ देता हूं या अपने पाथ को बदल लेता हूं, या मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए उस राइट थिंग को बनाए रखता हूं। फॉर अचीविंग एक्सीलेंस व्हाट इज योर चॉइस? सो फॉर यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लिविंग ए लाइफ विद राइट स्टैंडर्ड और लिविंग ए लाइफ ऑफ योर स्टैंडर्ड? कोरोना कोविड-19 के इस 2 साल के पीरियड में आई थिंक एवरीबडी हैज इवैल्यूएटेड, everybody has gone through such type of things जिसने उनको सोचने के लिए एक बार तो जरूर विवश किया होगा, what is right attitude, what is right response, what is right standard of living and what is right incentives. What is your choice again? For approach of refinement or improvement starts inside out or outside in. सुधार की प्रक्रिया हमेशा अपने आप से शुरू होती है। हम अक्सर ये बात करते हैं, वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं क्यों ना करूं। ये बात सही है कि मेरे बदलने से संसार नहीं बदल जाएगा, मैं बहुत छोटी सी इकाई हूं, परंतु मेरे बदलने से मेरा संसार जरूर बदल जाएगा। और अगर ऐसी छोटी छोटी इकाइयां अपने अपने संसार को बदल लें तो शायद समष्टि के अंदर भी ये परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, what is for achieving excellence, what is your choice? If in a discussion your focus should be who is right or what is right?
कौन सही है या क्या सही है? What is right? तो होता क्या है जनरली, एक्सीलेंस के जो सफर में चलना चाहते हैं उनको भले ही अकेले खड़ा होना पड़े, लेकिन दे शुड बी स्टैंड विद द व्हाट इज राइट। क्योंकि शायद यही वो प्रश्न था जो कर्ण ने कृष्ण से अपनी मृत्यु के समय पूछा था कि क्या बात थी कि आप मुझे, अर्जुन को क्यों आप एक्सीलेंट बता रहे हैं और क्यों आप मुझे इस तरह अधर्म की तरह से मार रहे हैं कि मेरा पहिया फंसा हुआ है। और क्योंकि वो अकेला सही होते हुए भी, सशक्त होते हुए भी एक राइट कॉज के लिए नहीं खड़ा था। यही बात शायद कृष्ण ने भीष्म पितामह से भी पूछी थी। So what is your choice, sympathy और empathy? So ये ऑलवेज, परंतु यहां पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि भावुक होने में और संवेदनशील होने में बहुत फर्क होता है। भावुक व्यक्ति संकीर्ण दायरे में जीता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मुझे उसने अपशब्द कहे, मेरे साथ उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे पानी के लिए नहीं पूछा, मुझे उसने कर्टसी ऑफर नहीं की। लेकिन जो संवेदनशील होगा वो दूसरों के बारे में अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त कर। तो हमें संवेदनशील बनना है, ना कि भावुक बनना। फॉर अचीविंग एक्सीलेंस, व्हाट इज योर चॉइस? यू वांट टू लिव विद योर लिमिटेशंस, अपनी सीमाओं में जीना चाहते हैं या अपनी मर्यादाओं में जीना चाहते हैं? अक्सर सीमा और मर्यादा जो है वो सिनोनिम्स की तरह से यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। लिमिटेशंस क्या है? जो मैं अपने लिए निर्धारित करता हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये काम नहीं कर, हमसे ना हो पाएगा, ये मेरी सीमा है। परंतु मेरी मर्यादा क्या है? मैं कर तो सकता हूं, परंतु मैंने निर्धारण कर लिया है कि मैं ऐसा करूंगा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ये मर्यादा अपने लिए निश्चित की, ये सीमा अपने लिए निश्चित की कि मैं एक ही विवाह करूंगा। ये उनकी सीमा नहीं थी। एक राजा, उस समय के राजा के होते हुए वो अनेक विवाह कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी मर्यादा निश्चित की। सीमा हमेशा मैं निश्चित करता हूं, मर्यादा मैं भी निश्चित कर सकता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी निश्चित कर सकती है, मेरा परिवार भी निश्चित कर सकता है, मेरी समाज भी निश्चित कर सकता है, और मुझे उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। परंतु जैसे एक उदाहरण मैं रामायण से ही देना चाहूंगा। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में सीता जी को से मिले और सीता जी ने उनसे कहा कि पुत्र, अब आपने सुन ही लिया है कि रावण जो है, मुझे 1 मास तक अगर भगवान राम मुझे लेने नहीं आएंगे तो ये मुझे मार देगा। तो आपकी तरह ही सब छोटे छोटे वानरों के बीच में ये कैसे संभव है कि भगवान राम मुझे 1 माह में यहाँ से छुड़ा लेंगे? तो हनुमान जी ने उनसे कहा, उत्तर में सुंदरकांड के अंदर एक चौपाई आती है कि अबहु मां तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आयसु नहीं दीन दुहाई। कि मां, मैं आपको अभी ले जा सकता हूं, मेरी सीमा नहीं है, परंतु मेरी मर्यादा है, क्योंकि मेरे केआरए में नहीं लिखा है। मेरे बॉस ने, जामवंत जी ने जब मेरा केआरए निश्चित किया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि बस पता लगा के आना है, लेके नहीं आना है। तो ये मेरी मर्यादा उन्होंने निश्चित कर दी थी, इसलिए मैं आपको यहां से, तो मर्यादाएं, हमें अपने एक्सीलेंस के लिए अपनी सीमाओं को नहीं बांधना है, अपने आप को अपनी सीमाओं में नहीं बांधना है। यस, मर्यादित जरूर रहना है। For achieving excellence, what is your choice? The pain of discipline or pain of regret? आज आप अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए अनुशासनबद्ध, Discipline. जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, अथ योगानुशासनम, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। तो योग में निर्धारित होकर किया गया कर्म ही कौशल है, और कौशल से किया गया कर्म ही योग है। दोनों ही तरफ से बात पूर्ण हो जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मुझे डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना है।
तो हर एक व्यक्ति को 2 पेन तो भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वो आज डिसिप्लिन का पेन भुगत ले या उसके बाद पश्चाताप का, या काश उस समय में सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लिया होता, अच्छे मार्क्स ले आया होता, कैट में 95% मेरी परसेंटाइल बन गई होती, तो आज मैं IIM में पढ़ रहा होता। तो वो जो पश्चाताप है उसको रोकने के लिए आज मुझे अपने डिसिप्लिन में रहना पड़े, एंड दैट इज द पाथ ऑफ माय एक्सीलेंस। So for a person who is enthusiastic, passionate and zeal with zeal, sky is the limit. So for a person with zeal, enthusiasm and passion, sky is not the limit. Not the limit. Sky is not the limit, because मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि पैराडाइम, सब लोग इस तरफ ही देख रहे हैं, कम से कम आप इस तरफ देखिए। अगर स्काई इज मेरी लिमिट हो गई तो फिर तो मैं अपनी सीमाओं में बंध गया। अपने बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है उसके बीच में मुझे तारतम्य बिठा के चलना है। बॉडी माइंड सोल को मुझे एक हार्मनी में ले जाना है। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छे आहार को हम ग्रहण करेंगे। गीता भी हमें प्रेरित करती है, युक्त आहार विहारस्य। हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छे स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें, अच्छे सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। स्वाध्याय का अर्थ जनरली सेल्फ स्टडी होता है नहीं, इसका मतलब होता है स्टडी टू सेल्फ और स्टडी ऑफ सेल्फ। अपने आप का अध्ययन, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को जानना, उनके बारे में प्रयास करना, उनको दूर करना और अपनी एक्सीलेंस की तरफ उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो अभी हमने ढूंढे हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना। इमोशनली अपने आप को डेवलप करना, राग और द्वेष से परे होके। योग है कर्मसु कौशलम, यानी कि डिटैच्ड वर्क, अपने आप को, जो गीता का जो योग के अंदर भी महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो 5वां सूत्र उन्होंने, 5वां जो अष्टांग योग में 5वां अंग है प्रत्याहार, यानी कि आप जो है राग और द्वेष से दूर, अटैच नहीं होना है आपको। आप अटैच ना हो इसलिए आपको इससे दूर चलना होगा, राग और द्वेष से दूर हट के रहना होगा। तो राइटियसनेस की क्या क्या, लाइफ स्टाइल की क्या क्वालिटीज हैं? 9 qualities for a person who is living with the righteous lifestyle. रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को समझना। इंटीग्रिटी, हर काम के अंदर डू द राइट थिंग्स। करेज, साहस, यानी कि मानसिक रूप से शौर्य हमारे शक्ति को प्रदर्शित करता है, लेकिन साहस हमारी मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। कॉमन सेंस होनी चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए। कॉमन सेंस इज दैट सेंस विच इज नॉट कॉमनली फाउंड इन कॉमन मैन। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अंदर कॉमन सेंस पाई जाती है, और वो वही लोग होते हैं जो उस पक्षी की तरह दूसरी तरफ देखने का प्रयास या एक साहस कर सकते हैं। हार्ड वर्क, यस। फ्रेगुलिटी मीन्स रिजिलियंस, बार बार अपने आप को फेल्योर से उठा के ऊपर उठ के वापस आना। सिविलिटी, शालीनता। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ एंड कोऑपरेशन। एंड इस कोविड-19 में हमने ये तो अच्छी तरह समझ ही लिया है कि कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेशन इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। हमें एल्विन टॉफलर, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे या उसके बाद के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने लिखा है कि 21वीं सदी के अंदर जो प्रॉब्लम आने वाली है वो प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आएगी क्योंकि हम अनलर्न और रीलर्न नहीं करना चाहते। यानी कि जो हमारे पास है, जो हमने सीख लिया है, उन परंपराओं को हम ढो रहे हैं। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देने की जब बात आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। तो हमें उससे हटना होगा, हमें उससे अनलर्न करना होगा, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा नया समाज बनाना है या नया जो हमें नई जो क्रिएशन करनी है उसको लर्न करना होगा। दैट इज देन वी कैन अचीव अवर एक्सीलेंस। महात्मा गांधी कहते हैं
कि आपको ऐसे जिंदा रहना चाहिए जैसे आप कल मरने वाले हो। लिव एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वेयर टू लिव फॉरएवर। तो लर्न करना, सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग हमारे लिए, हमारे एक्सीलेंस तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस के अंदर भी एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है, जैसे अबुल कलाम कहते थे कि ने भी अपने कहा है कि भाई आपको अपना काम इस तरीके से छोड़ के जाना चाहिए कि अगर आप कल ऑफिस ना आए तो आप कोई उससे आपके आने से फर्क ना हो। आज का काम उसी तरीके से आपको पूरा कर देना है। सो ये लास्ट स्लाइड है मेरी, इंटेंशन एट वर्क। ह्यूमन माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स बेटर देन व्हेन इट ओपन्स। तो हमें गीता के उस सूत्र को लेके चलना है, अपने आप से बार बार ये प्रश्न करना है, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे क्या बताता है, इज रिलेटेड टू व्हाट आई वुड लाइक टू अचीव, क्या मैं मेरे जो मैं चीज अचीव करना चाहता हूं, जो गोल मैं लेना चाहता हूं, क्या ये मुझे वहां तक ले जाएगा जो मैं करने जा रहा हूं। व्हाई आई एम डूइंग, कैन आई डेलीगेट दिस टू समवन, हाउ आई एम डूइंग, मैं कैसे कर रहा हूं, Is there a better way? is there a better way to do the things differently without disturbing the output। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको यहाँ छोड़ता हूं, आपसे विदा लेता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं, परंतु क्वेश्चन आंसर के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी कृतज्ञता, आप लोगों ने ध्यान से सुना और इतने इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मनोज जी, आज आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट तो ऑलरेडी सब ऑलरेडी हैं यहाँ पर, और अगर आप अपना फोन सुन लीजिए मनोज जी, आपको बार बार फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, वैसे मैंने बंद कर दिया उसको। चलिए, मैं मनोज जी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सही कहा, जैसे गुरुदेव का भी एक थॉट है कि शालीनता बिना मोल मिलती है, शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ खरीदा जा सकता है। और मैं सोचता हूँ अपने काफ़ी हद तक गुरुदेव को ही कोट किया कई जगह, जैसे गुरुदेव का ही एक थॉट है कि परंपराओं की अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि माने, परंपराओं की अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि माने, क्योंकि कोई अगर गलत परंपरा है तो उसको आप जो है ना माने। और आज काफी हद तक काफी रूढ़िवादी हमारी चली आ रही हैं जिनको कि वो गलत टाइप के हैं, तो हम वहाँ पर विवेक को हमें हमेशा नजर करना चाहिए। जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, जी हाँ, स्त्रियों को ना पढ़ाना, ये सारी जो प्रथाएं हैं इनके पीछे यही विवेक सम्मत होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। और एक आपने बड़ा लर्न और अर्न बड़ा अच्छा कहा, मतलब लर्न मतलब हमको रीलर्न मतलब, और बल्कि इसमें लर्न और अर्न दोनों होना चाहिए, मतलब पहले लर्न करो फिर अर्न करोगे। हाँ, जो लर्न करेंगे वही अर्न भी करेंगे। जी, मैं आपको एक चीज और यहाँ पे जैसे आपने बताया, इसमें बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम रीलर्न या नई चीजें क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भरा हुआ है। जब तक हम वहां से हटाएंगे नहीं, अनलर्न नहीं करेंगे, तब तक हम उसको नई चीजों को ला नहीं पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी में एक थॉट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व एंड डिजायर, देन डिजायर, बट वी डोंट डिजर्व बट वी डिजायर। यस, ये भी बहुत अच्छा आपने सिखाया। और एक आपने बड़ा अच्छा शब्द दिखाया, उदारता और विनम्रता। हमारे जेपीएस असाटी साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था कि उदारता होती है आदमी के अंदर की और विनम्रता होती है बाहर की। तो आपने जो दो शब्द लिए, संवेदनशील और भावुक, ये संवेदनशील होना अलग बात है और भावुक होना अलग बात है, क्योंकि उसी के अंदर अगर देखा जाए तो उदारता होगा, उदार व्यक्ति होगा वो अंदर का होगा, विनम्रता बाहर की होगी। तो बड़े अच्छे शब्दों का आपने प्रयोग किया। एक जगह आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो वो ब्रिज को क्रॉस करने वाले था कि उसके अंदर, परंतु हम जब देखते हैं जब छोटे बच्चे को कोई पिता उछालता है, छोटे बच्चे को जब कोई पिता उछालता है तो बच्चा बड़ा खुश होता है। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से उसको ये विश्वास होता है कि मेरे पिता जो है उसको ख्याल से कि नहीं देंगे। जी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसको बड़ा अपने अंदर विश्वास होता है। बिल्कुल। और एक आपने बड़ा अच्छा कहा कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, ये भी आपने गुरुदेव की बात करी, मतलब कि गुरुदेव के बाहर कुछ बोलने लायक है ही नहीं। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। और आपने ये कहा कि
जनरली क्या होता है कि बाकी क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये बाकी क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या करूँ, क्योंकि इसमें गहना कर्मणोगति आ गई। तो कर्मफल का सिद्धांत जो है अटूट है अपने अंदर, मतलब। और एक जो आपने आनंद वाली बात कही, उसमें था आपो दीपो भाव भगवान बुद्ध का, जी, मतलब जो भी कुछ है वो अपने अंदर ही है, मतलब अपने बाहर ना अंदर। देख के। अगर आपको शांति चाहिए तो अंदर देखो, और शांति चाहिए तो बाहर देख लो। फिर से एक बार सबको सादर प्रणाम और अभिनंदन फिर से कहता हूँ। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इनका प्रेजेंटेशन रियली मिसमराइजिंग होता है, और बीच बीच में मैं देख रहा था कमेंट्स भी आ रहे थे, एक्सीलेंट, ये वो, साधुवाद। तो इसमें अब धन्यवाद के अलावा बाकी कुछ कहूंगा तो और कंफ्यूज ही हो जाऊंगा मैं खुद भी। और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। पर एक बात फिर भी मैं कहने से नहीं चूकूंगा। एक बड़ी फ्रेज कही जाती है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। पर फिर वो आती है बात चॉइस एंड चांस। तो इसमें बिल्कुल ठीक है कि डेस्टिनी बाई चांस की वजह डेस्टिनी बाई चॉइस, एंड चॉइस इज आवर्स। तो उसको हम लेके चलेंगे तो हमेशा ही अच्छा रहेगा। और एक हमारा लाफ्टर योगा का थोड़ा प्रचलन चला है, तो मैं वो जरूर कंक्लूड करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मनोज का साहब। आदरणीय मनोज जी, हमारे यहाँ जो है डेली एक थॉट के साथ हमारी सभा समाप्त होती है, और उसके बाद हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और सब लोग सामूहिक रूप से इसको खोल लेते हैं, अनम्यूट कर लेते हैं। और आज का जो विचार है, आज का विचार है जीवन में वह खिलाड़ी बनो, जीवन में वह खिलाड़ी बनो जो हमेशा गोल के लिए दौड़ता है। जीवन में वह खिलाड़ी बनो जो हमेशा गोल के लिए दौड़ता है। हर वक्त रेफरी ना बनो, हर वक्त रेफरी ना बनो, वह जो हमेशा गलतियों ढूंढने के लिए दौड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए आज का नुक्ता उच्चारण, चीनी। चलिए। शांति 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 शांति। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।